बार रिपोर्ट आ रहे हैं कि आज के छात्र जो हैं वो कैपेबल नहीं हैं, तो उसमें जो साहित्य के छात्र हैं उनकी कैपेबिलिटी ज़्यादा दिख रही है। ये भी रिपोर्ट धीरे से आ रहा है कि साहित्य के जो छात्र हैं उनमें समझ ज़्यादा है चीज़ों की, वो चीज़ों को टैकल अच्छे से करते हैं। तो ये हम लोगों का काम भी होता है कि हम जब पढ़ाते हैं तो उस समय बहुत सारी चीज़ें बोलते हैं। कई बार जो टेक्नोक्रेट छात्र आते हैं वो उठते हैं कि अरे सर ये क्या, इसकी क्या ज़रूरत है, लेकिन जब वो धीरे धीरे जब एग्जाम में घुलते हैं तो उनको पता चलता है कि वो जो सर ने कहा था उस समय, ये आज मेरी निबंध में काम आ रहा है, ये हमारे जो है एथिक्स में काम आ रहा है। तो एक पूरा जो मोटिवेशनल जो पोर्टफोलियो होता है उस पर हम लोग बातें करते हैं। तो कभी एक सब्जेक्ट कंसंट्रेटेड है, कभी सब्जेक्ट से बाहर भी, इतर भी है। अपने जीवन का अनुभव शेयर कीजिए छात्रों से, तो उनको लगेगा कि हम भी अगर ये गलती करेंगे तो हम यहाँ चले जाएंगे, अगर हम ये करेंगे तो हम यहाँ पहुँच जाएंगे। ठीक है, ये बात सही है कि मेरी सफलता जो है एक नीचे से आकर के यहाँ पे आ जाना, बहुत सारी चीजें छोड़कर इसको पकड़ना, एक बहुत बड़ी चुनौती थी हमारे सामने। मैं 30 लड़के के बड़े भूगोल के कक्षा को छोड़कर मैं 2 लड़के से मैथिली पढ़ाना शुरू किया था मैंने 2006 में। मटेरियल सब लेवल नहीं थे। और जैसा कि आपने कहा, बड़े अच्छे तरीके से आपने बताया कि जो आपका तरीका है वो अलग है, आप उन्हें जोड़ते हैं उस सभ्यता से जिसे आप पढ़ाने जा रहे हैं। हाँ। और आपके लिए एक सुखद पल भी होता है उनका सफल हो जाना और उनका चयन हो जाना। सही कहा आपने, और एक मोटिवेटर के लिए और एक ऐसे गाइड के लिए बहुत बड़ी बात है अगर उसके पढ़ाए हुए छात्र सफल होते हैं। आगे कैसे जानकारी लेंगे हम और क्या क्या जानेंगे, इसके लिए तो आपको थोड़ा इंतज़ार करना पड़ेगा। फिलहाल समय है ब्रेक का, आप बने रहिएगा। बिहार बिहान के साथ लौटेंगे तो बातें करेंगे और भी जानेंगे यूपीएससी की परीक्षा की तैयारी कैसे करें और क्या क्या खास ख्याल रखें। डॉक्टर पूर्णेंदु शेखर झा जी, और हम जब ब्रेक पर गए थे शेखर जी तो हम जिक्र कर रहे थे कि आपको कैसा लगता है जब आपके पढ़ाए हुए छात्र सफल होते हैं। आपने कहा कि आप मैथिली विषय पढ़ाते हैं, कहाँ के रहने वाले हैं आप और क्या क्या कोर्सेज किए हैं आपने? मैं दरअसल पूर्णिया के धमधा का रहने वाला हूँ और मैंने जो है सोशियोलॉजी से एमए किया हुआ है, पीएचडी की हुई है, फिर मैंने मास कॉम किया हुआ है माखनलाल चतुर्वेदी यूनिवर्सिटी से, फिर मैं जो है आपको एलएलबी किया हुआ है आपको एलएनएमयू से, और फिर मैंने पर्सनल मैनेजमेंट भी पटना यूनिवर्सिटी से किया हुआ है। अच्छा। और बिजनेस मैनेजमेंट मैंने इंद्रप्रस्थ विश्वविद्यालय से किया। आपने जो बताया हमें शेखर जी, बहुत सारे कोर्सेज आपने किए हैं, वो डाइवर्सिटी दिख रही है आपके एजुकेशन में। तो फिर ये कैसे शुरू हो गया कि आपको सिखाना है, बच्चों को मोटिवेट करना है? दरअसल बहुत छोटी सी बात है कि जब मैं कक्षा में शुरू में जब बच्चा था, मैं छोटा था, तो कक्षा में जब गलतियाँ करता था तो शिक्षक हमें सजा देते थे कि तुम ब्लैक बोर्ड पे पढ़ाओ। अच्छा। मैं नहीं समझा कि ये ब्लैक बोर्ड पर पढ़ाओ कभी मेरे जीवन का हिस्सा बन जाए। एक तो ये बात थी, और मुझे उसमें बहुत मज़ा आता था, मैं बहुत शांत हो जाता था। अगर एक बार मुझसे बोर्ड पे पढ़वा लिया जाए तो मैं 10 दिन कोई बदमाशी नहीं करता था। ये बात हुई। फिर आगे जाकर क्या हुआ कि जब मैं पास आउट हुआ और मुझे अपनी जीविका के लिए थोड़ा सर्च करना पड़ा, अपने तैयारी के दरमियान भी कुछ पैसों की जुगत में, तो जैसे मैं ट्यूशन पढ़ाता था, स्कूल्स में पढ़ाता था, तो मैं देखता था कि मेरे छात्र मेरे से बहुत कन्विंस होते हैं। अगर मैंने किसी छात्र को पढ़ा दिया तो आगे कोई शिक्षक उसको नहीं पढ़ा सकता, क्योंकि मेरा वे ऑफ टीचिंग उनको बहुत पसंद आता था। फिर आगे जब मैं असफल हुआ तो मैंने विद्यालय में शिक्षक का भी काम किया, मैंने पढ़ाया, वहाँ पे यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ाए, मैनेजमेंट कॉलेजेस में पढ़ाए। तो मैं देखा कि जब भी मैं पढ़ाता था तो लड़के बड़े कन्विंस होते थे। तो मैंने जब मैं फेल कर गया यूपीएससी में, बीपीएससी जो भी मैंने एग्जामिनेशन दिए, फाइनली मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ तो मैं फेल कर गया। आप इंटरव्यू लेवल तक पहुंचे? हाँ, उसके बाद मतलब मैंने बीपीएससी के इंटरव्यू, मतलब वो जब मैं फेल कर गया लगातार, तो मुझे लगा कि अरे मैं क्या करूँ। तो फिर मैं बैठ के सोचा, तो मैंने सोचा कि मैं सिविल सर्विसेज की तरफ जाता हूँ। तो हमारे गुरु थे आपको रास बिहारी सिंह सर, भूगोल पढ़ाते थे, उन्होंने लगभग छोड़ सी रखी थी। उनका कुलपति हुए थे नालंदा विश्वविद्यालय में, तो फिर वो उन्होंने पढ़ाना लगभग छोड़ दिया था। तो हम लोग कुछ छात्र जो है वो इनिशिएट किए थे, उन्हीं के छात्र वो लोग भूगोल पढ़ाने लगे थे यहाँ। एक क्या हुआ कि 2005 के दिसंबर में ये अनाउंस हुआ कि मैथिली जो है जोड़ लिया गया है। जी जी। तो अब मुझे लगा कि ये एक मौका है मेरे लिए, जहाँ मैं खुद को, मैंने जो अपना डेस्टिनेशन लिया हुआ है कि मुझे
कुछ करना है, वो शायद मुझे इससे मिल जाए। तो एकाएक हमने भूगोल की कक्षा छोड़कर मैथिली पढ़ानी शुरू कर दी। और संजोग की बात की, जिन लोगों से शुरू की वो कम्पीट, शुरू में जिनको पढ़ाया सारे कम्पीट कर गए। लगातार हमारी सफलता बढ़ती रही। यद्यपि अप्स एंड डाउन्स होते हैं, मटेरियल्स का अभाव था। यहाँ पे शेखर प्रकाशन एक शारदेंदु चौधरी जी हैं भैया, वो उन्होंने हमें काफ़ी सारे मैथिली वालों को शुरू में उन्होंने काफ़ी मदद की, आज भी मदद कर रहे हैं। मैं मानता हूँ कि मेरी सफलता में कहीं ना कहीं वहाँ पर नीचे उनका बड़ा योगदान है। मैं मटेरियल के लिए भटक रहा था, मुझे कुछ पता नहीं था, एकाएक उनसे मुलाकात हुई, उन्होंने बहुत सारे मटेरियल प्रोवाइड करवाए। तो वहाँ से जो एक ये आवाज़ आती है कि मटेरियल का अभाव है, मैथिली में मटेरियल का अभाव है, ऐसा कुछ नहीं है। मटेरियल है, आप वहाँ तक पहुँच नहीं पा रहे, वो प्रोपगेट नहीं कर पा रहे। ये साहित्य जो है अभी तक संघर्ष कर रहा है। अष्टम सूची में शामिल होने के बावजूद मैथिली का एक अपना संघर्ष है, क्योंकि हिंदी के पूरे कैनवास से बाहर निकल कर हिंदीतर भाषा को ये करना बहुत ही मुश्किल काम होता है। कई बार लड़के सोचते हैं जब हम मैथिली लेंगे तो हिंदी क्यों नहीं ले लेंगे। अच्छा। जबकि बात यह है कि हिंदी का कैनवास इतना बड़ा है कि एक एक छोटी छोटी बातों पर हजारों किताबें हैं। हमारे यहाँ उतनी किताबें नहीं है, लेकिन जो है वो परफेक्ट एक लाइन पे। शुरू से ही हमारे जो लेखक रहे हैं, साहित्यकार रहे हैं, उन्होंने अनाप शनाप बहुत नहीं लिखा, जो लिखा कंसंट्रेटेड लिखा, और एक तरह से वो ना एजुकेशनल फॉर्म में लिखा गया। मतलब जैसे हमारे सिविल सर्विसेज को सूट करता है। अच्छा। हो सकता है कि पाठक को उतना सूट ना करे, लेकिन सिविल सर्विसेज का जो हमारा सिलेबस है और उनसे संदर्भित जो मटेरियल लिखा है प्रोफेसर्स ने या कई विद्वानों ने जो लिखा है, वो हमारे एकदम उस लिख पे, क्योंकि शुरू से ही फोकस रहा हमारे यहाँ कि जब बीपीएससी में पहले मैथिली थी तो जो राइटर्स थे वो ये सोचते थे कि बीपीएससी वाले के लिए भी लिखे। और कई बार तो ऐसा हुआ कि वही तैयारी भी करते रहे, तो उनको अपने तैयारी के दरमियान जो दिक्कतें महसूस हुई उसको फुलफिल करने के लिए लिखा। इसलिए थ्रू आउट हमारे यहाँ जो मटेरियल है वो फोकस्ड है। कई लोग सवाल करते हैं कि बार बार मैथिली में इतना अंक क्यों आता है। अच्छा। सर्वाधिक आपको मैं बताऊं, एक सूचना दूं कि 12 साल में जितने उत्तर भारतीय भाषा है या कुछ में, उसमें सफलता दर इसकी सबसे उत्तम। तो इसका कारण क्या है? क्या ये नंबर दे देते हैं? ऐसा नहीं है। हम लोग भी फोकस्ड पढ़ाते हैं। हमारे जो स्टूडेंट्स होते हैं उनको एक्यूरेट आंसर पता होता है। तो किसी भी एग्जामिनेशन में जब आप एक्यूरेट आंसर लिखेंगे, चाहे वो कोई भी एग्जाम हो, तो आप सफल होंगे जी, सफलता दर बढ़ेगा। यही कारण है इसमें मार्क्स आता है जी। एक तो आपने जिक्र किया मैथिली को सब्जेक्ट लेकर के और ये परीक्षा यूपीएससी की परीक्षा देने की। एक बात जानना चाहूँगी आपसे, क्योंकि जब हम ये भाषा लेते हैं तो उस भाषा पर कमांड होना भी ज़रूरी होता है, उसे उस समाज से जोड़ना भी ज़रूरी होता है। तो क्या बिहार के छात्र ज़्यादा लेते हैं या बाहर के भी छात्र इस विषय को लेते हैं? शुरू में तो बिहार के छात्र ज़्यादा लेते थे। आज तो हमारे यहाँ उत्तरांचल, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान के छात्र हमारे यहाँ मैथिली ऑप्ट कर रहे हैं, क्योंकि उनको लग गया कि ये हिंदी के समानांतर हिंदी की तरह की भाषा है। और सबसे अच्छी बात क्या है कि इसमें सुंदरकांड पढ़ना है, कृष्ण की लीलाएं पढ़नी है। अच्छा। तो उससे बचपन से आप वाकिफ, तो हमें कनेक्शन में दिक्कत नहीं होती। हाँ, टेक्निकल पक्ष होता है जो लिटरेचर का प्रेजेंटेशन है कि कैसे प्रश्न उत्तर लिखने हैं, तो वहाँ हमें मेरा जो है खुद मेरा हिंदी लिटरेचर सब्जेक्ट रहा था। जब मैं यूपीएससी दे रहा था तो मुझे बहुत अच्छे अंक आए थे हिंदी लिटरेचर रखते हुए शुरू से ही। तो साहित्य के प्रति मेरी रुझान थी और मुझे तकनीकी प्रस्तुति आ रही थी, उसको मैंने यहाँ पे जो है जोड़ा। और बाकी विषय वस्तु तो एकदम से रोजमर्रा के जीवन बहुत वहाँ पे जो है प्रतिबिंबित होते हैं। आप रोज दिनानुदिन के जीवन साहित्य में प्रतिबिंबित होते हैं। और साहित्य के साथ एक बहुत बड़ी बात क्या है कि चाहे लड़का जो है वो तकनीकी ज्ञान वाला हो, कुछ भी हो, साहित्य सबने पढ़ा है। और सबसे बड़ी बात है कि हम तो साहित्य रोज जीते, हमारे जीवन में हम देखते नहीं, अरे साहित्यकार क्या लिखता है, जो आज हो रहा है हमारे साथ या उनके साथ जो हो रहा है समाज में हो रहा है, वही साहित्यकार लिखता है। तो हम साहित्य से तो अलग हो ही नहीं सकते। जैसे विज्ञान से अलग नहीं हो सकते, उसी तरह साहित्य से अलग नहीं हो सकते। तो जब उसको हम लिखते हैं तो हम बड़े नजदीक, हमारी समझ होती है। इसलिए बार बार मैं तो सारे छात्रों से अनुरोध करता हूँ कि देखो, आज के डेट में जो सिलेबस फॉर्मेट हुआ है उसमें खास करके जो हिंदी माध्यम के छात्र हैं वो तो भूगोल, इतिहास इसमें लगातार फेल कर रहे हैं। दर्शन शास्त्र उसमें नंबर फ्लक्चुएट करता है। आपकी समझ आई, वहां पे आपने लिख दिया, रेट लिखेंगे तो सब जगह मार्क्स आए। लेकिन कई बार गड़बड़ हो जाता है, लिख हट जाता है। यहाँ आप समग्र रूप से जानते हो, जो भी पूछा आपने लिख दिया,
ये एक धारणा है कि मैथिली में मिथिला के ही लोग जांचते हैं कॉपी, नंबर ज़्यादा दे देते हैं, ऐसा होता है। तो मैं आपको बताऊं कि जैसे मलयालम, कन्नड़, तेलुगु, तमिल, उसमें जितने मार्क्स दिए जाते हैं मैथिली में उतने मार्क्स नहीं दिए जाते, क्योंकि शुरू से ही हमने देखा, जब हम पढ़ते थे हमने इस विषय को रखा हुआ था, तो अगर किसी पेपर में हमने गड़बड़ की है, थोड़ी कम लिखी है, तो हमें कम मार्क्स आए। ये ऐसे मार्क्स नहीं देते, सुधी जन, विद्वान जन ऐसे मार्क्स नहीं देते, गिफ्ट में कुछ भी मार्क्स नहीं मिलता। और अगर किसी भी साहित्य की बात करूँ तो जब तक आप उस साहित्य को उस परिप्रेक्ष्य में नहीं लिखते हैं तो, और क्या कहा भी जाता है कि साहित्य में मार्क्स लाना इतना आसान भी नहीं होता है। हाँ, नहीं, एक्चुअली क्या है कि एक हमारे यहाँ धारणा बन गई ना कि साहित्य मतलब उच्च कोटि की भाषा। एक समय था, निश्चित तौर पर हम लोग जब ग्रेजुएशन वगैरह कर रहे थे तो उस समय ऐसी बातें थी कि साहित्य मतलब उच्च कोटि की भाषा, लेकिन हमने देखा कि साहित्य मतलब संप्रेषण। हाँ, आप कितने सरल शब्द में संप्रेषित कर पाते हैं वही साहित्य है। आज देखिए जो भी लिखी हुई बातें आ रही हैं, जो सत्यता है वो, आप इवन कि आप देखिए गुलजार जैसे लोग जब लिखते हैं तो भी उनके शब्दों में भी वो जो लोहीपन, वो जो ठेठपन है वो आ रहा है। तो सरलता को साहित्य ने बड़े तेजी से अपनाया और इसका फायदा हमें मैथिली में मिला। कि एक क्या होता है ना कि जो अभी हमारे गार्जियन हैं जो बच्चों के, या उनके मन में आता कि साहित्य में तुमको तो लिखना ही नहीं आता, क्वालिटी तुम क्या लिखोगे, तुम तो एक पेज नहीं लिख सकते। लेकिन है क्या कि अब साहित्य संप्रेषण हो गया, जो भी है आप लिख रहे हो, आप सीधे सीधे बात बताओ क्या है। उनको इनसे मतलब नहीं है कि बहुत आप वो एकदम लच्छेदार भाषाओं में, साहित्यकार की भाषा में लिखो, ऐसा नहीं। वो पूछे जो प्रश्न पूछ रहे हैं उसका सही सही सरल शब्दों में उत्तर लिखो जो हम समझे कि आपको आता है। यानी कि जैसा आप बता रहे हैं मुझे, अगर आपकी हिंदी पर अच्छी पकड़ है तो आप आसानी से इस भाषा को लेकर के आप परीक्षा दे सकते हैं। क्योंकि 80% शब्द जो है वो हिंदी और मैथिली में समानांतर इस्तेमाल किए जाते हैं। मैथिली के अपने कुछ शब्द हैं जो धीरे धीरे आपने देखिए मैथिली जब से देवनागरी भाषा को लिपि को अपनाया, तब से जो है बहुत कुछ हिंदी उनमें आने लगा। उनका जो अपना ठेठपन है वो कहीं ना कहीं खोया। ये मैथिली के लिए नुकसान है एक तरफ से, दूसरी तरफ मैथिली के विस्तार का आधार भी क्रिएट है। कई लोग, हम विद्वान लोग कहते हैं कि अरे वो मैथिली नहीं है, वो हिंदी जैसा कुछ है। तो इससे क्या होता है ना कि हम जितने लोगों से संपर्कित होंगे भाषा का उतना विस्तार होगा। और सबसे बड़ी बात है कि मैथिली का कभी विरोधाभास नहीं रहा। हम अंदर विरोधाभासित रहे लेकिन मैथिली का विरोधाभास नहीं रहा। किसी ने ध्यान नहीं दिया इस बात पे कि ये हिंदी के समानांतर बहुत बड़ी भाषा बन सकती है। तो हमारे विद्वान जनों को भी लगा कि अरे भाई इस भाषा को बस हम एक यूज करते हैं। लेकिन आज इसने बहुत बड़ा मुकाम खड़ा किया है। मैं आपको बताऊं, लगातार यूपीएससी के माध्यम से हमने मैथिली को एक बड़ा मान दिलवाया। आप देखिए दिल्ली में हम जब जाते हैं तो समानांतर जब भूगोल, इतिहास, इन सब की बात होती है तो साथ में मैथिली की भी बात। चलिए, तो बहुत कुछ जानकारियां आप हमें दे रहे हैं और खास करके दर्शकों आपको बहुत जानकारी मिल रही होगी मैथिली भाषा को लेकर के कैसे आप यूपीएससी की तैयारी कर सकते हैं। जानती हूँ आपको बहुत कुछ और भी जानना है, पर फिलहाल जो समय है वो है ब्रेक लेने का। एक छोटा सा अंतराल, हम वापस तुरंत आते हैं। शेखर जी से और जिक्र कर रहे हैं यूपीएससी की तैयारी से जुड़ी हुई, और वो भी मैथिली विषय को लेकर के। एक जो आम सवाल है शेखर जी, ये जो तैयारी है और यूपीएससी की परीक्षा की तैयारी की जब जिक्र हम करते हैं तो धारणा ये है कि बड़ी कठिन तैयारी होती है, और ख़ास करके जो हमारे ग्रामीण परिवेश के जो बच्चे हैं, जो विद्यार्थी हैं, वो जब इसे लक्ष्य मानते हैं तो किस तरह की समस्याओं का सामना उन्हें करना पड़ता है, क्योंकि आपने एक लंबी अवधि दिया है, उनके साथ आप तैयारी करवाते हैं, तो क्या अनुभव देता है आपको? दरअसल क्या है कि संघ लोक सेवा आयोग में लगभग 1000 सीट होता है और पूरे देश से जो है अच्छे स्टूडेंट्स उसमें अपियर होते हैं। अच्छे इंस्टीट्यूशंस हैं, अच्छे गुरु लोग हैं, पढ़ाते हैं, सब कुछ करते हैं। अब जो हमारे ग्रामीण परिवेश के छात्र हैं उनकी सबसे बड़ी समस्या ये है कि संसाधनात्मक रूप से वो कमज़ोर होते हैं। पेरेंट्स उनको बहुत ही असिस्ट नहीं कर पाते, बहुत सपोर्ट नहीं कर पाते, क्योंकि खर्चीला तो हर पढ़ाई है आज देखिए। दूसरी बात क्या होती है कि हमारे यहाँ एक समस्या क्या है कि जब मेडिकल इंजीनियरिंग की तैयारी करते हैं बिहार में तो सारे पेरेंट्स उसमें अपनी सारी ऊर्जा झोंक देते हैं, सब पैसे लगा देते हैं, तो फिर उनके पास बहुत कुछ होता नहीं देने। ये एकदम मूलतः मैं बिहार की बात बता रहा हूँ। जो भी उस तरह के छात्र होते हैं तो जब वो वहाँ जाते हैं, कोचिंग महंगे हैं, पैसे लगे जा रहे हैं सारे,
तो ये बड़ी समस्या होती है कि हम कोचिंग कैसे करें। ये उससे पूर्व की तैयारी जो है उसमें बड़े कच्चे हैं कि उनको क्या करना है, क्या लेना है, क्या विषय पढ़ना है, कैसे करना है। कई छात्र तो ग्रेजुएशन का एग्जाम देते देते पहुंच जाते हैं वहाँ पे दिल्ली में, कई बार में मुलाकात होती है छात्रों से। तो देखिए महत्वाकांक्षा अच्छी बात है, निश्चित तौर पर महत्वाकांक्षी होंगे, सपने देखेंगे तो पूरा होगा, लेकिन उन सपनों को पूरा करने के लिए आपको बहुत ही प्लान की जरूरत है। कोई सीधे चीफ मिनिस्टर नहीं बन जाता, मिनिस्टर नहीं बन जाता, कोई प्रधानमंत्री नहीं बन जाता, वो ऐसा नहीं है। ब्यूरोक्रेट्स में आप ऊपर जा रहे हो, जाना चाह रहे हो, आगे आना चाह रहे हो, तो बहुत सारी चीजें होती। कई बार तो ऐसा होता है कि अच्छे अच्छे छात्र 2-3 साल तक भटकते रह जाते हैं, उनको पता ही नहीं होता कि मैं क्या डिजर्व करता हूँ और क्या मैं कर सकता हूँ। और दूसरी बड़ी बात क्या है कि उस तरह के सलाहकारों वो अनाप सलाह देने लगते हैं, सीनियर से पूछते हैं तो वो कुछ अलग कहते हैं कि उनको सूट नहीं करता। और ऐसा कोई भी फिल्टरिंग सिस्टम नहीं है जहाँ पे आपको कोई बता दे कि आप IAS बनने लायक हो। जो बनता है उसको भी पता नहीं होता कि मैं बन जाऊंगा, इसलिए ऐसा कोई पैमाना नहीं है। लेकिन हम ये तो देखें ना कि हम शुद्ध लिख सकते हैं, हमारा परसेप्शन है, हम समझ पाते हैं, हमारी जो पूर्व की पढ़ाई है वो कैसी है, और अगर उसमें कमी है उसको हम पहले पूरा करें। क्योंकि UPSC उसी जो स्नातक होते हैं, MA होता है, उसी दायरे में प्रश्न पूछते हैं, उससे बाहर प्रश्न नहीं पूछते। लेकिन वहाँ पे अगर हमारी कमी है, हमने केवल डिग्री के लिए पढ़ाई की है, हम कुछ अपने से नहीं लिख सकते, क्रिएशन नहीं है हमारे अंदर, तो डेवलप किया जाता है। आपके अंदर मोटिवेशन होना चाहिए, फोकस होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि वो एकाएक किसी में हो जाता है, या ऐसा नहीं है, उसको डेवलप किया जाता है। तो उसके लिए सघन मेहनत करनी पड़ती है। आज मटेरियल्स का अभाव नहीं है, बहुत सारे साइट्स हैं आपको नेट पे, जो आप घर बैठे भी बहुत सारी चीजें वहाँ से सीख सकते हो। तो मैं हरदम इस छात्रों को सलाह दूंगा कि आप जब संघ लोक सेवा आयोग की तैयारी करने जाते हो तो उससे 1 साल पहले, जब आप तैयारी के स्तर पे जाना चाहते हो, 1 साल पहले अपने से पढ़ें, सारे नेट से, बुक से, जो भी है अवेलेबल सिलेबस है, सारे। आज कुछ भी ऐसा छुपा हुआ नहीं है कि कौन सी किताब आपको पढ़नी है, कहाँ मिलेगी, सब कुछ नेट पे। तो पहले वो पूर्व तैयारी करना, और तब जाकर आप देखें कि आपको कितनी कोचिंग की या किस चीज़ की कोचिंग की आवश्यकता है, क्या करना है, कब करना है। ये जो सीधे उठ करके चले जाते हैं पेरेंट्स के दबाव से, या पेरेंट्स क्या करेंगे, पेरेंट्स तो जो बच्चा बोलेगा वही करेंगे, ठीक है। तो वो जो सीधे चल देते हैं, वहाँ पहुँच जाते हैं, और वहाँ पे आप मैं आपको बताऊँ, आज दिल्ली में औसतन अगर एक बच्चे को सही ढंग से पढ़ाना है, मैडम 20 से 25 हज़ार रुपये महीने के खर्च, पेरेंट्स देते हैं 10-15 हज़ार। बच्चे एक बार रूम रेंट देते हैं तो वो उनको दिक्कत होती है, वो पढ़ाई के लिए कहाँ से पैसे दें। वहाँ जाते भीड़ में उनको 1 साल तो ऐसे ही वो देखते रह जाते हैं, उनका बड़ा नुकसान है। तो मैं यहाँ से छात्रों को कहूँगा कि वो पहले अपने घर में पूरी तैयारी कर लें, या जहाँ भी वो रहते हैं तहाँ वहाँ पर जो है सारी चीज़ें ले करके पहले एक बार वो कर लें और तब जाएं। तो उससे क्या होता है कि जो कोचिंग भी है उसको भी फायदा होगा कि वो एक ग्रूम करने में उस स्टेटस पे काम। आपने बहुत प्रैक्टिकल बात की, जो आपने विस्तार से हमें बताया, और आपने कहा कि अगर आप लक्ष्य बनाते हैं UPSC का, तो आप सीधा कोचिंग ना ज्वाइन करें, ऐसी संस्थाओं को ना ज्वाइन करें, अपने आप को एक लेवल पर ले आए, फिर देखें कि कहाँ आप में कमी है और उस कमी को दूर करने में आपको किसकी सहायता चाहिए। तो एक क्रमिक तौर पर अगर हम इसकी तैयारी करते हैं तो सफलता की संभावनाएं बढ़ती है। अच्छी बात है, अगर हम ग्रामीण परिवेश से भी जाते हैं तो हम अपने ज्ञान को उस लेवल तक ला सकते हैं। बहुत सारे माध्यम आपने कहा कि मौजूद है, 3 चरणों में होती है ये परीक्षा। तो मैं चाहूंगी कि जो हमारे दर्शक देख रहे हैं उनके लिए, चूंकि आपको अनुभव है इस क्षेत्र में, तो कैसे तैयारी करें, वो प्रीलिम्स की, फिर मेन की और फिर इंटरव्यू की, क्रमिक तौर पर क्या करना चाहिए, कहाँ फोकस करें? सबसे बड़ी बात है कि जो सिविल सर्विसेज में समग्र तैयारी की जरूरत है। अच्छा, 1 साल हर जगह वही चीज है आपके काम आए। प्रीलिम्स में जो चीजें पूछी जाती हैं कमोबेश मेंस में भी वही चीजें पूछी जाती हैं। इंटरव्यू में भी अगर आपको विषय से प्रश्न पूछे जाएंगे तो वही पूछे जाएंगे। तो हम सबसे पहले अपना बेस बनाएं कि भाई ओवरऑल UPSC में क्या पूछा जाता है, उसको कैटेगराइज करें। ये है, इस क्षेत्र में मैं ठीक जानता हूँ, जानती हूँ, ये मेरी कमी है, यहाँ पे मैं किस चीज़ से करूँ। सारे नेट पे आ रहे हैं, आप उसको पहले देखो, ये चीज़ है, यहाँ से आप करो, यहाँ से करो। उसको आप जब पढ़ लेते हो फिर आप में फोकस है। आप 10 घंटा 8 घंटा से मतलब नहीं है, 15 घंटा से मतलब है। आप फोकस्ड होकर हमें करना है तो छोटी छोटी चीज़ें पहले कर दो। मान लीजिए कि कोई अगर खाना बनाता है
तो उससे पहले सारी चीज सब्जी बर्तन वो सारा जमा कर लेता है ना, तब जाता है खाना बनाने। सही कहा। लेकिन हम सीधे किचन में घुस जाए हम खाना बनाएंगे तो पता क्या अफड़ा तफड़ी मचेगा, वही होगा। खाना कैसा बनेगा, हो सकता है नमक की जगह पे चीनी डाल दिया जाए, जी, जी। तो वही होता है वहाँ भी। एकदम से सीधे हर जगह उसका प्रैक्टिकल मौजूद कि एक किसी चीज आप मुझे बताइए कि किस स्तर पर ये सोच लेना चाहिए या लक्ष्य निर्धारित कर लेना चाहिए कि मुझे यूपीएससी का एग्जाम देना है, वो किस स्टैंडर्ड मैच्योरिटी तो डिसाइड हाँ, मैं जैसे अपने से ही अनुभव करता हूँ। इंटरमीडिएट या +2 जो है एक ऐसा स्टेटस होता है जहाँ पे आपको एक तरह से पता चल जाता है कि मुझे उधर जाना है। कई बार तो फोर्स्ड होते हैं कि नहीं तुमको आईएएस बनना है, पेरेंट्स तो पेरेंट्स की महत्वाकांक्षा अच्छी बात है, ऐसा नहीं है कि पेरेंट्स गलत करते हैं, अच्छी बात है, उनको करना चाहिए और मोटिवेशन का माहौल बनाना चाहिए बच्चों के साथ। तो वहाँ पर डेवलप होना चाहिए ग्रेजुएशन लेवल, और अगर वहाँ पे डेवलप हो गया, आज नेट पे इतने मटेरियल अवेलेबल हैं कि वो बच्चा वहाँ से ही बहुत सारी चीज़ें सीखते हुए हो सकता है कि वो ग्रेजुएशन करते करते उसको कोचिंग की आवश्यकता भी ना, वो खुद ग्रूम अप कर जाए। आपने जिक्र किया कि बच्चा अगर चाहे तो बहुत सारे ऐसे माध्यम मौजूद हैं जो अपनी तैयारी वो खुद कर सकता है। यहाँ एक सवाल आपसे जानना चाहूँगी, आप मोटिवेटर का काम करते हैं, आप बच्चों को गाइडलाइन देते हैं, मार्गदर्शन करते हैं, पर एक जो पक्ष है वो स्व अध्ययन का भी पक्ष है। अगर हम चाहें तो सफलता खुद की तैयारी से भी मिल सकती है, तो आपका क्या विचार है, क्या भूमिका हो जाती है? बहुत अभी बहुत सारे जैसे टॉपर्स हैं, उनके इंटरव्यू आए तो वो साफ बोल रहे हैं कि हमने कोई कोचिंग नहीं की। ठीक है, ऑप्शनल में थोड़े जरूरत पड़ जाते हैं क्योंकि अब ऑप्शनल अलग ऑप्ट करते हैं, लेकिन जो जनरल स्टडीज वगैरह सब है उसमें वो कहते हैं कि हमने खुद से किया। लेकिन उनकी बातों पर भी नहीं पढ़ना चाहिए क्योंकि उनका जो गुणमक स्टेटस है, वो जिस माहौल में पले बढ़े हैं, उनको शुरू से ही अच्छी पढ़ाई मिली, अच्छी शिक्षा मिली। हमारे यहाँ जो खास करके मैं अपने बिहार के छात्रों को बोलूँगा कि उनका जो एजुकेशन बैकग्राउंड है, जो हमारे यहाँ शैक्षणिक स्थिति है, उसका लेवल और संघ लोक सेवा आयोग का लेवल जो है उसमें वैक्यूम बहुत बड़ा। अच्छा। इसमें बच्चों का दोष नहीं, ना आप संस्था को भी दोष ही नहीं दे सकते क्योंकि जो माहौल बना है ना उसमें वैक्यूम रह जाता है। अच्छा। उस वैक्यूम को पूरा करने के लिए उनको पढ़ना, या वो स्व अध्ययन करें या किसी के मार्गदर्शन में जाए, वो करना पड़ेगा, उससे होगा नहीं। तो कई बार क्या होता है ना कि बच्चे पढ़ना चाहते हैं लेकिन उनको पता ही नहीं चलता हम कहाँ से शुरू करें, क्या करें। उसका सबसे अच्छा इलाज है कि जो आपको आता है ना वहीं से शुरू कर दीजिए। क्या बात है, बहुत बढ़िया कहा। ठीक है, तो फिर आपको मन लगने लगेगा उसमें। अब बच्चे क्या करते हैं, जिनको साफ नहीं आता ना उसकी किताब उल्टा करके बैठे रहते हैं, मोबाइल पे बैठे रहते हैं, वो नेट सर्च करते हैं इसमें क्या है, कंफ्यूजन बढ़ता हाँ, उनका कंफ्यूजन। तो फिर क्या होता है ना, सीधे उठते हैं, बैग लेते हैं और सीधे इंस्टीट्यूशन ज्वाइन कर लेते हैं। अब इंस्टीट्यूशन में क्या होता है कि देखिए उनको भी कोर्स कंप्लीट करना है, अपना सारा चीज करना है। देखिए जो चीज है ना इंस्टीट्यूशन के बारे में लोग ये समझते हैं, जो इंजीनियरिंग मेडिकल के इंस्टीट्यूशन है वहाँ पर टीचर टाइप पढ़ाई होती है, लेकिन जो सिविल सर्विस के इंस्टीट्यूशन है ना वहाँ गाइड टाइप पढ़ाई होती है। दोनों में बड़ा अंतर। पेरेंट्स ये सोच लेते हैं कि जो इंजीनियरिंग में तो कितना अच्छा फिजिक्स पढ़ाया था, तभी तो तुम्हें फिजिक्स आया था, तभी तो तुम्हें केमिस्ट्री आया था। वो वहाँ नहीं, वो तो अपने जो सिविल सर्विसेज का ऑर्डर है वो पढ़ाते हैं, और इस बीच का वैक्यूम आपका कौन पढ़ाता है, वो तो आपको खुद पढ़ना है। इसलिए कभी भी कोचिंग से पहले आपको खुद पढ़ना ही पढ़ना है। चलिए, ये पते की बात आपने हमें बताई कि अगर आप चाहते हैं कि ये लक्ष्य है आपका और सफलता मिले आपको, तो आपको अपनी तैयारी खुद के स्तर पर करनी है, तब आपको मार्गदर्शन लेना है। एक और सवाल जो आपसे जानना चाहूँगी, कई बार ऐसा होता है आपके साथ भी, जिनको आपने सिखाया होगा, असफलता भी मिलती है। ऐसा नहीं होता है कि हमेशा जो विद्यार्थी वो सफल ही हो जाते हैं। वैसे में विद्यार्थी कभी कभी हताश भी हो जाते हैं, निराश भी हो जाते हैं, लगता है इतनी मेहनत किया कुछ हासिल हुआ नहीं। कैसे, क्या टिप्स देंगे और क्या कहना चाहेंगे ऐसे विद्यार्थियों? देखिए, मैं एक ही चीज़ अभी जस्ट प्रधानमंत्री ने इनिशिएट किया, पीएमओ ने, कि जो लड़के इंटरव्यू दे रहे हैं यूपीएससी में उनका मार्क्स ओपन किया जाए और जो कंपनियां हैं वो उनमें से इंटरव्यू लेकर उनको ये बहाल करें। हम लोगों ने सुन रखा है कि 70-80 के दशक में भी ऐसा होता था कि जैसे रॉज है, आईबी है, ये सारे जो हैं वो इंटरव्यू में छटे हुए लोगों को भी लेते थे अपने यहाँ, और फिर से उसका इनिशिएशन हुआ। तो ये तो अच्छी बात है। एक दूसरी बात क्या है कि पढ़ाई, मेरी एक मान्यता है कि शिक्षा कभी बेकार नहीं होती। जैसे हमने जब तैयारी की, मैं फेल कर गया, तो आज जो मैं पढ़ा रहा हूँ, हमारे गुरुदेव बलराम तिवारी जी सर हिंदी,
हमें सिखाया पढ़ाया कैसे लिखते हैं सब कुछ। आज जी, जी। मैं उनका आभारी हूँ कि उन लोगों के सिखाए हुए पदों पर चिन्हों पर ही हम आगे बढ़ करके लिटरेचर को इतना आगे खींच पाए हैं मैथिली जैसे। तो मैं ये देखता हूँ कि मेरा जो पिछले पढ़ा हुआ था, हमने कमियां की तो मैं फेल कर गया या हम कंपटीशन में खड़े नहीं उतर पाए, जी, जी। लेकिन हम पढ़ाई कभी बेकार नहीं जाती। सही कहा आपने। आप फोकस्ड रहिए, वो कुछ ना कुछ आपको दे जाएगा और बेहतर दे जाएगा। और हम तो ये मानते हैं कि जो लड़के सिविल सर्विसेज की वास्तव में तैयारी किए हुए हैं, वो अगर कभी नेता भी बनते हैं ना तो दूसरों से अलग होते हैं और दूसरों से अच्छा करते हैं। अगर वो समाज सेवा भी में चले जाते हैं तो वो अच्छा करते हैं। जैसे बड़े बड़े एनजीओज हैं, मैं कई बार लोगों से मिला हूँ, बड़े लोगों से भेंट होती है, तो वो कहते हैं नहीं, सिविल सर्विसेज एस्पिरेंट जो होता है ना उसके अंदर थोड़ी ये होती ईगो टाइप की बात होती है, लेकिन उनके काम करने का तरीका बड़ा फोकस्ड होता है। क्योंकि जो एजुकेशन है वो आपको एक अलग विजन दे हाँ, देता है, एक हाँ। अलग सोच दे देता है। तो उनके लिए ऐसा नहीं है कि हम सिविल सर्विसेज किए और हम असफल हो गए। अगर हमने सही ढंग से किया है और हम अगर प्रयास करते तो हमें कई जगह जॉब मिल सकता है। देखिए आज एक बहुत अच्छी बात हुई है पिछले 2-4 सालों में कि पहले क्या था कि हर बड़ी कंपनियां टेक्नोक्रेट्स को लेती थी, आज फ्रेशर्स को ले रही है। हाँ, परिवर्तन क्योंकि दिख उनकी रहा है। मान्यता है कि जो टेक्नोक्रेट्स हैं उनका अपना एक सर्टेन बॉन्ड होता है जहां पे वो काम करते हैं, और ये जो है ये मल्टी एस्पेक्ट्स को पूरा करते हैं और फिर इनका डिमांड कम होता है, तो अपॉर्चुनिटी खत्म नहीं होता। आप ठीक से तैयारी तो करें, और क्यों हम असफल होंगे ये क्यों मानकर चले। हमारा ये कहना है कि क्यों मानकर चले कि असफल होंगे, तब तो सीधी बात है कि 1000 लड़के सेलेक्ट होते हैं मान के चलिए और 10 लाख के आसपास फॉर्म भरते हैं, तब तो फिर हम लॉटरी खेलने जा रहे हैं, तो कड़ी ही तैयारी नहीं। इसलिए किसी चीज की तैयारी ये सोचकर करना ही नहीं है कि असफल हो जाएंगे तो क्या हो, तो फिर ये तो निगेटिव, मैं इसका विरोधी हूं। आप जब कर रहे हो तो हमें सफल होना है, ये जज्बात लेकर चलो। लेकिन अनफॉर्चुनेटली अगर ऐसा हो गया कभी आपके मन में आता है तो दरवाजे बंद नहीं होते, रास्ते बहुत हैं। बहुत है। आपको ये देखना है कि अब आपके अब लिए आपके अगला लिए क्या रास्ता है? क्या है। मैं आपको बता दूं कि वो दिन जब मैं असफल हो गया पूरी तरह से, और क्योंकि मुझसे सारे जो हमारे गुरुजन थे उनको भी आशा थी, हमारे मित्र थे उनको भी आशा थी, मैं भी खुद समझता था कि मुझे आईएएस होना ही होना चाहिए था। ठीक है, कई लोग आज भी बोलते हैं कि आप होते तो अच्छा होता, ये सारी चीजें। तो फिर मेरे लिए भी आया कि मैं क्या करूं, नहीं मुझे आता क्या है, मुझे तो कुछ नहीं आता, मुझे जो आता है पढ़ाई आता है जी, हम इस पे चले आए, हम यहाँ। बिल्कुल। शेखर जी, आपको 2016 में प्रवासी बिहार सम्मान से सम्मानित किया गया। जब आप किसी सम्मान को हासिल करते हैं, उस क्षेत्र में आप काम करते हैं, तो एक अलग ही खुशी का अनुभव होता है। कैसा लगा आपको? देखिए सबसे बड़ी बात है कि एक माँ बाप का सपना होता है कि उनके बच्चे नाम, सबसे बड़ा वो पापा कहते हैं बड़ा नाम करेगा, जी, जी। वो होता है। तो वो मुझे बार बार ऐसा लगता था जब मैं असफल हो गया यूपीएससी में कि यार मेरे पेरेंट्स ने इतना हमारे पीछे एफर्ट लगाया, मैं कुछ नहीं किया। लेकिन जब मैं वहाँ मंच पे खड़ा हुआ, मुझे सम्मानित किया गया, बातें की गई, माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमसे 2 बातें भी की, जो आप पे गौरव है, इस तरह की बातें। तो उस समय जो मुझे मैं अनुभूत हुआ, वो अब जिनको ऐसा मिलता है वही अनुभूत कर सकते हैं। अभी हाल फिलहाल में मेरे यहाँ 2 दिन पहले गांव में फंक्शन था, तो हमें सम्मानित किया गया मेरे गांव में। अच्छा। तो तब लोगों को पता चला, इवन हमारे गांव के लोग भी नहीं समझते थे, हमें पता चला कि ये कितना बड़ा दिन है मेरे लिए, कि जो माँ बाप सपना देखते कि हमारा बच्चा बहुत बड़ा नाम कमाए, ये सब हर माँ बाप का सपना होता है। पैसे उसे तो सभी कमाते हैं, लेकिन ये हर माँ बाप का सपना होता है कि बच्चे उनके नाम, उनको नाम दे। तो फिर जब मैंने देखा मेरे माँ बाप थोड़े बीमार रहते हैं, फिर भी वो लोग गए, और वहां से उनके चेहरे पर जो मैंने खुशी देखी, मैंने सोचा कि मैं आई हैव अचीव्ड। चलिए, ये भी हमें जरूर बताइए शेखर जी की फ्यूचर प्लानिंग क्या है आपकी, क्या और कुछ करना है आपको इस विषय से? देखिए मेरा फ्यूचर प्लानिंग है कि बार बार हम मैथिली जो है, अभी तक हमारा ऑनलाइन क्लासेस नहीं हुआ है मैथिली का, जबकि प्राय चीजों के ऑनलाइन क्लासेस हो रहे हैं। जी, जी। तो हम इस साल जो है उसके प्रयास में है कि ऑनलाइन क्लासेस भी हो जाए, ऑनलाइन क्लासेस भी हो जाए मैथिली के। और साथ ही अब मैंने जनरल स्टडीज के तरफ भी अपने आप को थोड़ा सा वो किया है। जी, जी। पहले तो मैं वैसे ही लड़कों को बताया करता था, तो अब मैं वो भी कर रहा हूँ। अभी मेरी चेतना समिति से भी बात हुई है, मैथिली की बड़ी संस्थान है वो, जी, जी। कि मैं छात्रों को मुफ्त आके यहाँ पे कुछ दिन पढ़ाऊं,
मैंने छात्रों से शेयर करूं अपना अनुभव, जिससे कि मैथिली स्प्रेड करे, क्योंकि मेरा फोकस मैथिली है। तो चलिए इसी को विस्तार देने की सोच रखी है आपने, इस क्षेत्र में आगे बढ़ना है। इसी क्षेत्र कैसा लगा शेखर जी आज हमारे साथ बिहार बिहार में? बहुत अच्छा लगा, गौरवान्वित महसूस किया। जब भी आप लोगों के साथ बैठता हूँ तो मुझे लगता है कि मेरी आवाज लोगों तक पहुंच रही है। जी। ये इस सम्मान, ये भी बहुत बड़े सम्मान की बात है। ठीक है। चलिए, हमें भी बहुत अच्छा लगा और सबसे बड़ी बात कि आपसे बात करके बहुत कुछ जानकारियां हमें मिली भी, किस तरह तैयारी करनी चाहिए, और हम लाभान्वित रहेंगे। आपको बहुत बहुत धन्यवाद शेखर जी, हमारे कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। धन्यवाद, आप लोगों को भी बहुत बहुत धन्यवाद। जी धन्यवाद, नमस्कार। और दर्शकों, आज हमने बात की डॉक्टर प्रणेंदु शेखर झा जी से, जाना सिविल सर्विसेज की तैयारी के बारे में और मैथिली विषय के बारे में भी। आप सोच रहे होंगे कि अब कार्यक्रम समाप्ति की ओर है और जो सेगमेंट होता है वो गीत संगीत का होता है। मैं जानती हूँ कि आपको इस सेगमेंट का बहुत इंतजार रहता है, तो चलिए फिलहाल ये फिल्मी गीत आपके लिए।